चलिए लेट मी रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि हमने 3 लेवल्स की रिक्वायरमेंट को समझा था और ट्रेसेबिलिटी का वर्ड हमने यूज किया था, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसलिए कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो रिक्वायरमेंट का समझना, डॉक्यूमेंट होना और दूसरी टीम तक पास ऑन होना, ठीक है ना। अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और रिक्वायरमेंट इंजीनियर हैं तो टीम में आपका एक रोल है, और अगर आप नहीं है तो जो भी है उसका डॉक्यूमेंट करना, समझना और डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम को ट्रांसफर करना कि भाई ये है रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट कस्टमर वांट्स। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें कितनी डेप्थ है, कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ खराबी हो सकती है। ठीक है, तो नॉर्मली कस्टमर यहाँ से शुरू करता है कि जनाब ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो है जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी चाहिए। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मालूम करना है, लेकिन उसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव से ट्रेस करना है कि मसला है क्या। ठीक है, तो एक थोड़ी सी एग्जांपल देके मैं समझा भी दूंगा कि ये क्यों करते हैं, लेकिन ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि ट्रेस क्या चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझना जरूरी है, वरना वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो वैल्यू नहीं दे पाएगी। वैल्यू क्यों नहीं दे पाएगी? कि हमारा मसला नहीं हल होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें आप समझते हैं कि आपका सोल्यूशन है, वो आपका सोल्यूशन नहीं होता है, आपका सोल्यूशन कुछ और होता है। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या कर सकती है और ऑटोमेशन क्या नहीं कर सकती है, ये समझने की जरूरत है। हर चीज को ऑटोमेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने समझा था। तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल का मतलब है स्क्रीन कौन सी होंगी, रिपोर्ट कौन सी होंगी, ये फंक्शनैलिटी आपको चाहिए। लेकिन ये क्यों चाहिए ये आपको स्टेक होल्डर बताएगा, और ये क्यों चाहिए ये जाहिर सी बात है बिजनेस ओनर बताएगा आपको। तो ये सारों का ट्रेस होना जरूरी है। ठीक है, अगर ये ट्रेस नहीं होंगी तो क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको ऑब्जेक्टिव समझना क्यों जरूरी है, ये थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बुलाया कि जनाब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी खत्म हो जाता है, तो आप हमें हमारा स्टोर्स या रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं उसको ऑटोमेट कर दीजिए। तो मैं वहां पहुंच गया और मैंने पूछा कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें हैं, पूछता गया और मैंने बना दिया। और मैंने 3-4 महीने में इन्वेंट्री को ऑटोमेट कर दिया और पैसे लिए और घर आ गया। ठीक है, फिर मैंने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पूछा कि आपका मसला हल हो गया? उन्होंने कहा मसला तो नहीं हल हुआ। तो मसला क्यों नहीं हल हुआ? इसलिए कि वो इन्वेंट्री को ऑटोमेट करने का मसला नहीं था, कोई और मसला था। बात समझ में आ रही है? तो वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछना जरूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और इससे मसला क्या हल करना चाहते हैं, तो यहां से शुरू करना चाहिए बिजनेस एनालिस्ट को। ठीक है, तो मैंने उनको बना के नहीं दिया, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया कि जी प्रॉब्लम ये है कि कभी रॉ मटेरियल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, हमारी फैक्ट्री रुक जाती है। आई सेड फाइन, तो रॉ मटेरियल मंगाता कौन है? जी वो तो परचेज वाले मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं? इसलिए कि सेल्स कहती है कि ये। अब ये पूरे साइकिल को डिस्कस किया तो पता चला कि प्रॉब्लम ऑटोमेशन का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है बिटवीन सेल्स एंड परचेज एंड प्रोडक्शन। तो डिसिप्लिन लाएंगे तो ये सब चीजें सही हो जाएंगी, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो ये चीजें सही नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ऑटोमेशन करवा लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उससे मसला नहीं हल होगा। इसलिए नहीं हल होगा कि वो आप एक्चुअल चीज को, रूट कॉज को तो हिट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं कि आपने एक चीज लगाई है लाखों डॉलर की और लगाने के बाद पता चला, क्योंकि बिजनेस को टेक्नोलॉजी नहीं आती और टेक्नोलॉजी को बिजनेस नहीं आती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ट्रेस बैक होनी जरूरी है कि हम क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हमने पढ़ लिया था, बिजनेस रिक्वायरमेंट हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप वाई, क्यों ले रहे हैं ये। ठीक है, और ये फिर स्टेक होल्डर होता है, जो डिपार्टमेंट है वो आपको बताएगा जी मुझे ये चीजें चाहिए, ये चीज चाहिए। इससे ड्राइव होती है आपकी फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी।
कि उस स्क्रीन में क्या चाहिए, स्टॉक आइटम कैसे आएगा, कैश डिपॉजिट कैसे आएगा, क्रेडिट कैसे आएगा, ठीक है। तो हम फिर यहाँ से एक्चुअल चीजें निकालते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल का समझ में आ गया या कोई चैलेंज है? फंक्शनल क्या चीज होती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, ठीक है ना, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं LMS का या जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है उसके स्क्रीन एंड रिपोर्ट्स, ये फंक्शनल है, फंक्शनैलिटी चाहिए, ये फीचर्स चाहिए हमें, ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो, दीज आर ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट। लेकिन उसको चलाने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, क्वालिटीज चाहिए, मेंटेनेबिलिटी चाहिए उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, तो दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और इसको ट्रेस होना दोबारा से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये हमने पढ़ लिया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ऊपर वाली चीज बिजनेस की ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद फिर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो आपको बताएगा, फिर ये वो चीजें जो एक्चुअल यूजर बताएगा, ये स्क्रीन चाहिए, ये स्क्रीन चाहिए, ये स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो ये अगर ये इससे ट्रेस नहीं हो रही और ये इससे ट्रेस नहीं हो रही तो मसला नहीं हल होगा और वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ जो मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देता हूँ। पहले ही होता था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कारपेंटर हूँ और मुझसे कोई टेबल बनवाना चाहता है, तो मुझे टेबल बताएगा, डिजाइन, कलर, मटेरियल, एवरी डिटेल मुझे बताएगा और मैं उसको बना के दे दूंगा टेबल, ठीक है। तो ये वाला जो रोल था इसको हम कहते थे सिस्टम एनालिस्ट, यानी जो आप बताएंगे वो मैं बना दूंगा। इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से कोई चीज बनाना, यानी वो बता रहा है अपनी रिक्वायरमेंट और आप बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है, रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव नहीं होता है, बल्कि हम कहते हैं उसको वैल्यू पर्सपेक्टिव। जो कुछ आप बनवा रहे हैं उससे फायदा क्या है, बात समझ में आ रही है? फायदा क्या है? जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि जी उन्होंने इन्वेंट्री का सिस्टम बनवा दिया लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, पैसे भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो आदमी का मसला हल नहीं होला तो ऐसे ही है ना कि डॉक्टर के पास गया, दिखाया, दवाई ली, सही हो गया? नहीं, सही नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गया था, दवाई भी ली थी, पैसे भी खर्च कर लिए, टाइम भी लगा दिया, लेकिन सही हुआ? नहीं, सही नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ। तो आदमी और परेशान होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि 6 महीने भी लग गए, लाखों डॉलर भी लग गए, टीम भी इन्वॉल्व हो गई, सारा कुछ हो गया, बिजनेस भी इफेक्ट हुआ, सही हो गया? नहीं, सही नहीं हो गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑटोमेशन इन द करंट सिनेरियो, यानी आप जब ऑटोमेशन देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होती जा रही है चीजें, तो उसमें सक्सेस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? अगर कोई टेबल मुझसे बनवाने आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक मदर कहती है मुझसे कि टेबल बना दो, तो सिस्टम एनालिस्ट कहेगा कि जी आप डिटेल दीजिए और बना देगा। बिजनेस एनालिस्ट कहेगा कि जनाब क्यों चाहिए आपको टेबल? तो मदर कहेगी कि जनाब बच्चों के पढ़ने के लिए कोई टेबल नहीं है। तो बिजनेस एनालिस्ट कहेगा कि आपके घर में कोई डाइनिंग टेबल है? कहेगी हाँ, टेबल, डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन वो पढ़ने के लिए, खाने के लिए। तो बिजनेस एनालिस्ट सजेस्ट करेगा कि आप उसको 6 बजे से 8 बजे तक पाबंदी लगा दीजिए कि उससे पहले खाना खा लो या उसके बाद खाना खा लो, 6 बजे से 8 बजे तक कोई नहीं खाना खाएगा, उस टाइम में आप बच्चों को उसमें पढ़ा दें। तो सोल्यूशन पर्सपेक्टिव, ठीक है, वैल्यू पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस एनालिस्ट पूछेगा क्यों चाहिए, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ हम आ गए थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज? अब हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ भी लिया था। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाहे नो कोई? सर। ठीक, नो सर। ठीक है। अब अब ये वाला फेज है जिसमें रिक्वायरमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट करना है, और फिर आपने डिजाइन डेवलपमेंट टीम को देना है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला कलर है, ब्लू कलर में जो चीज आपको नजर आ रही है, और ये वाली वो चीज है रेड में, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हो रही है, डिजाइन डेवलपमेंट, उनके साथ काम करेंगे, उसको चेंज नहीं होने देंगे। मैनेज का मतलब है उसको चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। कंट्रोल करेंगे, चेंज हो गई भी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम चेंज हो, या कोई इसका रीजन हो, बहुत ही वैलिड रीजन हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, ट्रेसेबिलिटी जरूरी है, चेंज कंट्रोल जरूरी है उसमें। ये वाला पार्ट है कि अगर रिक्वायरमेंट बहुत जबरदस्त है और कंप्लीट है और कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो वो चेंज होगी क्यों? तो ये सारी मेहनत यहाँ लग जाएगी, ठीक है। यानी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, तब चेंज की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली एफर्ट है जिसको रिक्वायरमेंट डेवलप कह रहे हैं, यानी आप एक एसआरएस बना रहे हैं जिसमें सारी चीजें आ गई। तो आप जाएंगे, मीटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल
आप एक इन्वेंट्री का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, या कोई बैंकिंग ब्रांच बैंकिंग का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो भी चीज बनाना चाह रहे हैं, हॉस्पिटल का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जाके आप अलग अलग मॉड्यूल का इन पेशेंट, आउट पेशेंट और क्या नाम है, लेबोरेटरी, ठीक है, तो अलग अलग मॉड्यूल है। तो लेबोरेटरी के बारे में आप पूछ रहे हैं, पूछेंगे का मतलब है मीटिंग करेंगे, उससे रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर उस पर मॉडलिंग करेंगे, अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, अच्छा इसका सिनेरियो होगा तो क्या होगा, ये एनालिसिस हो रही है साथ साथ। या फिर आप ऑफिस में आके करेंगे। ये सब करने के बाद फिर आप उसकी नीड लिख लेंगे या स्पेसिफिकेशन लिख लेंगे कि ये स्क्रीन चाहिए, इसके बाद ये स्क्रीन चाहिए, उसके बाद ये डेटाबेस में चाहिए, और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट चाहिए। स्पेसिफिकेशंस यानी ये चाहिए कस्टमर को, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होंगी उसकी, ये आप लिख देंगे। लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसको कस्टमर को दोबारा दिखाएंगे, यानी जिससे मीटिंग हुई थी उसको दोबारा दिखाएंगे कि भाई देखिए यही कहा था ना आपका, यही प्रोसेस है, इसमें इसी तरह से आप देखते हैं, इस तरह की रिपोर्ट आपको चाहिए, इस तरह का प्रिंट आउट आपको चाहिए, ये चाहिए। ये वैलिडेशन का मतलब है कस्टमर को दिखा रहे हैं जो कुछ आपने मीटिंग की थी, 3 मीटिंग, आप 15 दिन गए थे, मतलब 15 दिन में 3 दफा गए थे उसके पास, ठीक है ना। एक दफा गए, फिर आपने एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन की, फिर लिख गए, फिर गए, तो एक डॉक्यूमेंट बना लिया आपने एसआरएस खास फॉर्मेट में, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके खास फॉर्मेट क्या होगा IEEE का। फिर आपने कस्टमर को दिखाया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पॉसिबिलिटी ये है कि कस्टमर भी देख लेगा, समझ लेगा और कहेगा हाँ कोई चीज मैं भूल गया था तो बता देगा, कोई चीज मेरी समझ में नहीं आई तो बता देगा, और एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये चेंज होने की पॉसिबिलिटी कम है, या होना नहीं चाहिए, थियोरेटिकली स्पीकिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका लैब का एक प्रोसेस होगा, इन पेशेंट का एक प्रोसेस होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसमें मेहनत करने की जरूरत है, इसमें कोशिश करने की जरूरत है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट बन जाए, रिक्वायरमेंट आ जाए, उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग सेम हो जाए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? बात यस समझ में आ सर। रही? यस अब सर। हाँ, अब एज्यूम करिए कि क्या करिए, एक मिनट, डॉक्यूमेंट कहाँ गया, सॉरी 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 सॉरी, क्या करना चाह रहा हूँ। अब ये सब करने के बाद मैंने SRS वर्जन 1 बना दिया, समझ लीजिए 1.0 कह ले, ठीक है, ये बना दिया 1.0, ठीक है। और ये मैंने उठा के डेवलपमेंट टीम को दे दिया, ठीक है ना। अब ये डेवलपमेंट टीम जो है बना रही है, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जरा विजुलाइज करिए कि आप एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पार्ट है या BA वाला पार्ट है। तो आपने रिक्वायरमेंट ली, स्पेसिफिकेशन बना ली, और ये सारा कुछ करने के बाद आपने एक SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का वर्जन 1 बना दिया। अच्छा, वैसे वर्जन 1 जाता नहीं है नॉर्मली, वर्जन 1 के बाद ये रिपीट होगा, कस्टमर कहेगा नहीं इसमें चेंज करो, तो नॉर्मली वर्जन 1.1, 1.2, 1.5 ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, चेंज होगा वो, ठीक है। तो ये आपका SRS चेंज हो गया। अब आप इसको आगे कर देते हैं और ये डेवलपमेंट में चला जाएगा। अब इसको जरा समझते हैं आगे, जरा इस यानी ये समझिए कि आपने रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट का मतलब है कि SRS बनाइए, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। कौन गया? ओके, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ये वही चीज है कि पहले आप अंडरस्टैंड करें गोल्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। तो क्यों अंडरस्टैंड करें, ये वही सवाल है कि वो आए, आपको क्यों चाहिए, ठीक है। ये सवाल आपको करना बहुत जरूरी है। दीज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ताकि आप समझ पाएं कि ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। कि क्योंकि अगर वो ये नहीं समझ पाए तो जो कुछ आप देंगे वो मसला हल नहीं करेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज ऑब्जेक्टिव, ये क्यों करा रहा है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी पता है और आप कहेंगे ये तो करने से ये नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे इन्वेंट्री का सिस्टम देने से उसका मसला नहीं हल हुआ, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव, और इसी तरह से फिर आप
पॉसिबल प्रोडक्ट समझ पाएंगे कि स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिर एलिसिटेटिंग द नीड, यानी उसको आप ढूंढ के निकालना पड़ेगा फ्रॉम दी जो भी लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिंग ईच स्टेक होल्डर क्लास, यानी डिफरेंट लोग हो सकते हैं। ईच क्लास का मतलब क्या है कि सेल्स के लोग हो सकते हैं, इन्वेंट्री के लोग हो सकते हैं, परचेज के लोग हो सकते हैं, यानी डिफरेंट किस्म के लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपने एनालाइज करना है, जब वो बताएगा तो फिर आप उसको एनालाइज करेंगे जो कस्टमर ने बताया होगा, ठीक है। उसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है, बिजनेस रूल जो कि मैंडेटरी हैं चलने होंगे वो कौन से हैं। तो ये अब सारी चीजें आपको बिजनेस की नॉलेज या डोमेन की नॉलेज आपको पता होना चाहिए। इसकी बेसिस पे आप सोल्यूशन को सजेस्ट करेंगे। ये वाला काम है थोड़ा सा आपको, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, वो तो सिर्फ बता देगा हमारा मसला क्या है, तो मसले में से आपने फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट निकालनी होती है, ठीक है। आखिरी वाली लाइन है, एलोकेटिंग पोर्शन ऑफ द टॉप रिक्वायरमेंट टू द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ये जरा एक मुश्किल जुमला है। इसका मतलब ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स होंगे, तो उस कंपोनेंट्स को एलोकेट करना बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। यानी यूं समझ लीजिए कि कस्टमर तो बताता जा रहा है, लेकिन आप कहेंगे ये वाला मॉड्यूल जो है, ये वाली चीजें जो है वो फाइनेंस की हैं, और ये वाली चीजें जो है वो सेल्स की हैं, वहां कवर हो जाएंगी ये वाली चीजें। तो सोल्यूशन को, आपकी रिक्वायरमेंट को एलोकेट करना, आपने रिक्वायरमेंट दी है 100, लेकिन 100 को मुझे एलोकेट करना है मॉड्यूल वाइज, कंपोनेंट वाइज, ठीक है। ये वो वाली चीज है, रिक्वायरमेंट को एलोकेट करना है, यानी आपने उसको क्लब करना है कि ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो सेल्स की है, ये वाली रिक्वायरमेंट परचेज की है, ये वहां कवर हो जाएगी, ठीक है। चलें खैर इसको छोड़ दें, ये थोड़ा सा मुश्किल, अभी इसको डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट में आपने क्या क्या देखना है, आपने ये वाली चीजें देखनी है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को छोड़ देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज, कस्टमर को कौन सी चीज पहले चाहिए, कौन सी चीज बाद में चाहिए, ठीक है। तो बहुत दफा होता है कि कस्टमर कहता है ये सारी चीजें चाहिए, और अगर इसमें से सेल्स का सिस्टम पहले मिल जाए, क्योंकि लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हर चीज 3-3 महीने बाद दे रहे हैं, तो पहले ये दे दें। तो ये कस्टमर से पूछना जरूरी है, उसको नेगोशिएट करना जरूरी है, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो उससे उसको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ठीक है। और फिर उस ट्रांसलेटिंग द कलेक्टेड यूजर नीड इनटू स्पेसिफिकेशन एंड मॉडल्स, यानी समझना जरूरी है, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन का मतलब है चाहिए क्या, सारी चीजें तो बता दी है, लेकिन आपको चाहिए क्या, तो दैट इज स्पेसिफिकेशन, SRS, ठीक है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसका मॉडल बनाएंगे, ठीक है। मॉडल क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान करने के लिए। अगर आप मुझे अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं, ठीक है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो कहते सर ठहरिए, कागज पेंसिल लिया आपने, कहा सर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता जो है ना वो मॉडल बनाने से आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से कस्टमर कुछ बता रहा होता है जो हमारी समझ में नहीं आता, तो हम मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। जिससे कुछ स्टैंडर्ड मॉडल हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे भी आगे चल के, DFDs पढ़ेंगे, यूज केस पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती है, इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट दे रहा है वो बिजनेस की जबान बोलता है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और आप टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, इसलिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, ठीक है ना। तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो कस्टमर को समझ में आ सके, ठीक है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, समझाना, ये जरा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। इसलिए एक नया रोल आया है बिजनेस एनालिस्ट का, कि जो हम बना रहे हैं हमारी समझ में तो आ रहा है, लेकिन कस्टमर की समझ में नहीं आ रहा है, तो कस्टमर का समझना जरूरी है। जब समझेगा तो कहेगा ना यस और नो, ये सही है, गलत है, सही है, गलत है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की, कि बिजनेस नीड क्या है, तो प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अभी रिक्वायरमेंट नहीं ली हमने, लेकिन हमने कहा बिजनेस नीड क्या है, कि वी वांट टू हैव अ सॉफ्टवेयर दैट कैन मेंटेन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है हमारी फैक्ट्री रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। कभी होता है कि जी फलानी चीज खत्म हो गई तो आज प्रोडक्शन नहीं हो सकती है, तो दिस इज वेरी क्रूशल फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री के लिए ना, कि आज क्यों फैक्ट्री बंद है, लोग क्यों बैठे हुए हैं, जना वो फलानी चीज मौजूद नहीं है, वो आएगी 2 दिन बाद, तो फिर खत्म क्यों हो गई थी भाई, पहले से किसी ने देखा नहीं था, सर देखा तो था, बताया भी था, लेकिन वो ऑर्डर नहीं हुई थी। जो ऑर्डर क्यों नहीं हुई थी जी, चेयरमैन साहब नहीं थे, तो भाई किसी और से पूछ लेते हैं, नहीं सर वो तो
खुद ही ऑर्डर करते हैं। अब ये सारी चीजें डिसिप्लिन ना होना, ठीक है। तो फिर आप कहते हैं अच्छा ये करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो पूछता है कि क्या क्या है। तो अब ये सारी चीजें ये बिजनेस नीड हो गई, फिर ये स्टेक होल्डर की नीड हो गई, यानी डिपार्टमेंट बताएगा जनाब क्या क्या होना चाहिए। तो हमें करंट रॉ मटेरियल पोजीशन पता चलनी चाहिए कि कितना माल रह गया अभी, ठीक है ना। लो लेवल मटेरियल के बिल्कुल इसके बाद तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर 2 दिन का माल रह गया और या 4 दिन का माल रह गया तो हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। तो लो लेवल जब भी पहुंचे हमें पता चल जाए, ठीक है। इसी तरह से अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, किस किस को ऑर्डर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो भी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपका भी एरिया नहीं है इन्वेंट्री, लेकिन बहरहाल बिजनेस को समझना और उसको लॉक करना। और फिर ये एक्सक्लूजन स्कोप कहते हैं, जब आप एफआईपी कर रहे होंगे तो प्रोजेक्ट स्कोप लिख रहे होंगे, क्या चीज इंक्लूडेड क्या चीज एक्सक्लूडेड। तो इसी तरह से होता है कि आपको थोड़ी सी बिजनेस की नॉलेज होगी, आप कहेंगे इसमें परचेज नहीं होगा, बहुत ही क्लियरली लाउडली आपने मेंशन कर दिया है कि जनाब परचेज नहीं होगा। वरना वो कस्टमर समझ रहा है कि नहीं जी हम तो ऑर्डर भी भेजते हैं वेंडर को, वो भी इसमें होगा। आपने बता दिया नहीं इसमें नहीं होगा, हम रॉ मटेरियल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको परचेज का सिस्टम एक अलग चीज होती है। इसी तरह से अगर पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी तो होती है जनाब, होती है, लेकिन बहरहाल इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होगी। तो इट्स वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर कि जी हमारे इस ऑब्जेक्टिव में नहीं है या इस स्कोप में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि वो एज्यूम कर रहा होता है कि ये चीज तो साथ ही मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ आप बता रहे हैं कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्योंकि जितनी बिजनेस की नॉलेज होगी, जितना आप कस्टमर को समझते होंगे, उतनी ही सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर क्योंकि आपका एरिया नहीं है, आपने इस तरह से नहीं किया, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिस का क्या मतलब है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। बाद में वो कहेगा इसमें तो ये नहीं था, परचेज तो है ही नहीं इसमें, इसमें तो फाइनेंस भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं हो सकती है। तो बात के बजाय अभी बता दें आपके ये नहीं होगा, ठीक है। तो दैट क्रिएट्स अ बैड ब्लड, यानी फिर वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है और आप देते नहीं है। आप तो बहुत ही क्लियर होते हैं कि देना ही नहीं है, आपने आपने जो मांगा है वही दे रहे हैं, ठीक है। अब पढ़िए इसको, फिर मैं बता दूं इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नए वर्ड हैं जिसको सर ने हाईलाइट किया हुआ है। डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट बेस लाइन। अब ये बेस लाइन क्या चीज होती है, इसको सर डिफाइन करेंगे। और और अगर ये चेंज हो रही है तो फिर इसको चेंज कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देयर हैज टू बी अ मेथोडोलॉजी। तो रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, हाँ रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बेस लाइन क्या चीज है, बेस लाइन वो है जिसमें आप देखिए आगे लिखा हुआ ब्रैकेट में, रिप्रेजेंटिंग द करंटली एग्रीड अपॉन रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफिक रिलीज। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अभी हमने देखा था रिक्वायरमेंट डेवलप की थी और हमने एसआरएस का वर्जन 1.5 को एग्री कर लिया था। एग्री कर लिया था का मतलब बनाया, फिर कस्टमर ने कहा नहीं चेंज करो, फिर बनाया, उसने कहा कस्टमर ने चेंज करो, तो 1.5 पे एग्री हो गया था, रिव्यू हुआ था और एग्री हो गया था, ठीक है। अब उस पे सॉफ्टवेयर बनेगा। अब अगर कोई चेंज करनी भी है, अगर कोई चेंज करनी भी है तो अभी नहीं करो, इसको जाने दो, रिलीज करने दो। सॉफ्टवेयर बनाओ, डेवलप करो और इसको रिलीज, होता है ना विंडोज आपने देखा होगा जो आज से 5 साल, आज आपके पास फीचर है वो 5 साल पहले नहीं थे। हर साल एक नया वर्जन रिलीज होता है क्योंकि जो फंक्शनैलिटी है, तो अभी कहीं लॉक करना होगा और उसको डेवलप करना होगा, हर चीज को अ, रोकना नहीं होगा, ठीक है। यानी तो ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, डाल दो, छोड़ो, अभी ये वर्जन रिलीज कर दो, फिर अगले वर्जन में देखेंगे, ठीक है। तो वो जो बेस लाइन बनी थी उसको नॉर्मली चेंज नहीं करना चाहिए। उस बेस लाइन पे एग्रीमेंट आ गया, तब आप 3 महीने इंतजार करें, हम बना के देंगे, या 2 महीने इंतजार करें, बना के देंगे। कोई नई चेंज आ रही है तो उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए। जब नया रिलीज बनाएंगे तो उसमें वो सारी चीजें डाल देंगे, ठीक है। तो बेस लाइन का क्या मतलब है, एग्रीड रिक्वायरमेंट, रिव्यूड एंड एग्रीड। अब उसको चेंज नहीं होना चाहिए थियोरेटिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, ताकि फिर वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट सब चेंज होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉब्ली यू नीड टू, अब रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है कि जनाब अगर आप एक घर बना रहे हो और एक मैप एग्री हो गया है, जैसे थोड़ी होता है कि बनाते हुए उसको छोटा लगा, तोड़ो तोड़ो उसको, फिर एक और पिलर बनाओ, फिर थोड़ा छोटा लगा, नहीं तोड़ो उसको, दूसरा बनाओ। तो रियल लाइफ में भी नहीं ऐसा होता है, क्योंकि वो नजर आ रहा होता है तो वहां नहीं होता है, यहाँ नजर नहीं आ रहा होता तो आप पिलर तोड़ रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर को कहते हैं तो इसको डेटाबेस को चेंज करो, एक्चुअली तो एफर्ट तो लग रही है ना, घंटे तो लग रहे हैं। तो बिल्डिंग गिरते हुए नजर नहीं आ रही है, वो पिलर गिरते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भरा, ठीक है।
तो ये बात क्लियर हो रही है। तो इस पे एग्री होना जरूरी है स्टेक होल्डर्स का कि भाई अभी ये मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट कब आएगा? पहले नहीं आता था, कहता था थोड़ा सा और चेंज कर दो, लेकिन अब क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैच्योर हो गई है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैच्योर हो गई है, तो वो एग्रीमेंट ले लेते हैं और कहते हैं नहीं अब इस पे कोई चेंज नहीं होगी, 1 महीने 2 महीने जो भी आपकी इस पे चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई नया वर्जन आएगा उसमें हम ये सारी चीजें डाल देंगे जो आपने कही, उसका टाइम और कॉस्ट आपको बता देंगे। ठीक है, तो बेस लाइन समझ में आई? बेस लाइन का मतलब है जो आपने रिक्वायरमेंट बताई थी वो मैंने डॉक्यूमेंट की और डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, आपने उसको रिव्यू किया और एग्रीड किया। एग्रीड का मतलब है बकायदा साइन होगा उसमें, जो वाटरफॉल में होता है हैवी वेट, यानी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो आगे पीछे ना हो, वो एग्रीड होगा, उनका भी साइन होगा हमारा भी साइन होगा। अब ये बेस लाइन बन के डेवलपमेंट में चली गई। ठीक है, क्लियर है? अब अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तब भी चेंज हो रही है, यानी अगर हमने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं 3 महीने के बाद, तो दरमियान में किसी को ख्याल है कि अरे ये तो रह ही गया, अरे अरे अरे, रुको रुको ये भी चेंज कराओ, या कोई स्टेट बैंक का लॉ आ गया और बैंक की कोई चीज हो गई, तो फिर आप कहेंगे ये तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे? उसके इम्पैक्ट को देखेंगे। अगर इस हम 15 स्क्रीन बना रहे थे, उन सब में चेंज है, तो हम कहते हैं अभी ठहर जाओ, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसको अभी नहीं करो, इसमें 1 महीना लग जाएगा। तो ये म्यूचुअली डिसाइड होता है। फिर वो कहते हैं नहीं करना है तो फिर तो करना है, फिर तो रिलीज 1 महीना डिले हो जाएगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर 2 घंटे का इम्पैक्ट है तो आदमी कहता है चलो कर दो। ठीक है, तो इम्पैक्ट यानी मतलब कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट्स लगेगी, ठीक है, और कितना क्रिटिकल है। बाज दफा इम्पैक्ट बहुत हाई होता है लेकिन आज का बहुत क्रिटिकल है, स्टेट बैंक ने कह दिया है करना है तो बस करना है, बस रेगुलेशन आ गई है नहीं। ठीक है, तो ये है, क्योंकि हम वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, एजाइल की बात नहीं कर रहे हैं। एजाइल में तो होता ही थोड़ा सा है, 15 दिन में बना के देना है, तो उसमें चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसमें होता है कि अगर चेंज आ जाए तो क्या करेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक सही है? ठीक है, तो इनकॉर्पोरेटिंग अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट चेंज, यानी कोई बोर्ड होगा, कोई 2-3 लोग उनके होंगे, 2-3 लोग आपके होंगे जो अप्रूव करेंगे, फिर आप कहते हैं इसको चेंज करो, फिर वो नया साइकिल चलेगा, सारी चीजें। ठीक है, तो ये कंट्रोल करने की जरूरत है, यानी क्यों चेंज हो रहा है वो पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, उसके इम्पैक्ट को देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। कीपिंग, ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट तो बन गया है, ऊपर जो हेडिंग लगी हुई है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट मैनेज हो रही है, चेंज नहीं होने देंगे, पॉसिबली होगी तो बहुत कंट्रोल होगी, डॉक्यूमेंटेड होगी। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये कि जनाब, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपकी लाइफ में, तो क्या बनाना है और क्यों बनाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रादर देन डेवलपिंग द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। वो तो बनाना ही है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर में स्किल सेट अच्छा हो आपका सब, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव जरूर पता हो, उसका सक्सेस क्राइटेरिया जरूर पता हो और फंक्शनैलिटी पता हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है ना, आने वाले दिनों में ये बिजनेस एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, यानी क्यों बनाना है। कीपिंग प्रोजेक्ट प्लान करंट विद द रिक्वायरमेंट्स, तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई बड़ी चीज इसमें शामिल हो गई तो पूरा प्लान चेंज होगा। पहले 1 महीने बाद देना था, लेकिन अब 1 महीने का और एडिशन हो गया तो पूरा प्लान चेंज होगा, तो प्लान भी चेंज होगा, समझ रहे हैं ना, पूरा प्रोजेक्ट प्लान चेंज होगा। निगोशिएटिंग न्यू कमिटमेंट बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड इम्पैक्ट, फिर आप कहेंगे भाई मुझे 1 महीना भी चाहिए और 1 महीने की तनख्वाह भी चाहिए सारे 5 लोगों की, तो वो निगोशिएट करेंगे आप। वो कहेगा नहीं जी टाइम ले लो, पैसे नहीं लो, वो कहेगा भाई। अब ये सारी चीजें हैं कि जब चेंज करेंगे तो फिर सारी चीजें पूछेंगे आप एस्टिमेटेड। ठीक है, क्योंकि इसमें नजर नहीं आती हैं सारी चीजें। ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिजाइन, अब ये वो वाला वर्ड है, ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट टू द। अब ये ट्रेसिंग की बात हो रही है, जो आपने रिक्वायरमेंट बनाई थी, जो आपने स्पेसिफिकेशन बनाई थी, उसको ट्रांसलेट किया होगा डिजाइन में, डिजाइन को ट्रांसलेट किया होगा कोडिंग में। ठीक है ना, तो ये ट्रेसेबिलिटी है। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी वैसे डिजाइन भी चेंज होगा, वैसे कोडिंग भी चेंज होगी। ठीक है ना, तो उसको ट्रेस करना। ठीक है, यानी समझ रहे हैं ना आप रिक्वायरमेंट, कैसे समझाऊं मैं आपको। चलिए मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जस्ट होल्ड ऑन, देखता हूँ मुझे अगर मिल जाता है तो, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। लेकिन आपका वो नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि रिक्वायरमेंट ट्रेसिंग होती क्या है। मैं जरा आपको देखता हूँ, आगे तो नहीं है, नहीं आगे तो नहीं है। चलिए जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको एक स्क्रीन दिखा देता हूँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जिससे आपको समझ में आएगी। ठीक है, गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं देख लेता हूँ कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर आपको दिखा दूँ।
ये डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को? कैन यू सी दिस डायग्राम? यस सर। ठीक है। ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? गिव मी फ्यू मिनट्स। आपका सब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेसिंग तक आपको समझ में आ जाए क्या चीज होती है। नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। समझिए एसआरएस बनाइए, इसमें 40 रिक्वायरमेंट है, ये 10 रिक्वायरमेंट है, ये 10 है, या 1 2 3 कर लीजिए, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है तो अब जाहिर सी बात है इसका सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट होगी, या डेटाबेस में कन्वर्ट होगी, या कोडिंग में कन्वर्ट होगी, इसकी टेस्टिंग, ये वही वाला पार्ट है, डिजाइन कोड टेस्ट, जो भी पढ़ा था ना आपने। तो ये रिक्वायरमेंट आ गई, ये एक एसआरएस है जिसमें 4 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये रेड कलर में जो रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी करनी, फॉर एग्जाम्पल ये लॉग इन स्क्रीन है, ज्यूम कर लीजिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है लॉग इन स्क्रीन। तो लॉग इन स्क्रीन में क्या होगा, पहले स्क्रीन होगा, उसके बाद एक यूजर आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा, ये 3 चीजें डालेंगे तो ये होगा। तो फिर डेटाबेस में अप्रूव डेटा डाला हुआ होगा, और फिर उसकी स्क्रीन नजर आनी चाहिए, तो ये मैं कोड कर रहा हूँ, उसका कोड किया, फिर उसको टेस्ट किया। तो ये सारी ट्रेसेबिलिटी है। ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ये कैसे आओगी जनाब, ये सारी चीजें चाहिए। और इसको टेस्ट केस करने के लिए ये सारी तीनों तीनों फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए 1 2 3 टेस्ट केसेस। ये टीसी का मतलब है टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस हैं, ये कोड है, ये डेटा है, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो इसको ट्रेस करना होगा, ये क्यों किया है भाई, इसलिए किया है, ये क्यों किया है, इसलिए किया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर की रिलीज है वो कंट्रोल होती है। ये अब कितनी फंक्शनैलिटी कस्टमर को डिलीवर होनी चाहिए आपके ख्याल में? 4 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, जितनी यहाँ पर है उतनी फंक्शनैलिटी कस्टमर को डिलीवर होनी चाहिए, और वो सही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर 4 थी तो 3 क्यों हुई है, या 5 क्यों हुई है? ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इंटरनल डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसको मेच्योर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिजाइनर है, ये सारे डिजाइनर हैं, ये कोडर हैं, बड़ी टीम है, ये टेस्ट इंजीनियर है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट का ट्रेस होना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जो कस्टमर ने कहा है बस वो बना के दे दो, जो कस्टमर ने कहा है वो बना के दे दो। क्या कहा है जरा ये समझ लो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गई या कोई चैलेंज है? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, इसे समझाने के लिए जो मैंने वर्ड आपको यूज किया था, तो इसलिए मैंने कहा कि वर्ड की ट्रेसेबिलिटी, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी समझ में आ गई। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन, सोर्स कोड एंड टेस्ट केस, ये समझ में आ गया भाई? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये काम कौन करता है? ये बिजनेस एनालिस्ट करेगा, और ये इसको डोमेन की नॉलेज होगी, और वो सब करेगा, बनवाएगा किसी से। अब अगर कोई चेंज हो रही तो पूछेगा ना क्यों चेंज हो रही है, और अगर रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो डिजाइन भी चेंज होगी, कोडिंग भी चेंज होगी। अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर क्यों बताया जाएगा? तो ठीक है। तो ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट स्टेटस एंड चेंज एक्टिविटी थ्रू प्रोजेक्ट, ठीक है। ये वही चीज है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो अभी आपने पढ़ी थी, जो एक डायग्राम पढ़ी थी, उसका डिफरेंट वर्जन है, यूं समझ